बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी नेताओं पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में किरण बेदी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब बीजेपी से जुड़े संघ ने किरण बेदी को लेकर कुछ कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई, उसके बाद कई सवाल उठे। कुछ लोगों ने इस हार के लिए किरण बेदी को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ का मानना है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी से जुड़े लोगों ने इस हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, मगर पहली बार पांचजन्य में बीजेपी की तरफ से किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल पूछा गया है। साथ ही पांचजन्य में ये भी कहा गया है कि अगर दिल्ली चुनाव में हर्षवर्धन को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया होता तो क्या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक के सबसे बड़े हार का सामना करना पड़ा था। 70 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि उस हार के लिए पार्टी ने सामूहिक जिम्मेदारी ली थी, मगर पांचजन्य में जिस तरीके से बेदी के ऊपर सवाल उठाया गया है, उससे साफ होता है कि कहीं न कहीं पार्टी में भी बेदी को लेकर मतभेद होने शुरू हो गए हैं। अमेरिका में भारतीयों पर एक के बाद एक हमले की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा घटना अमेरिका के सिएटल की है, जहां पर एक मंदिर को निशाना बनाया गया है। मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। इसके पहले एक भारतीय मूल के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक बुजुर्ग के साथ अमेरिकी पुलिस ने मारपीट की थी, जिसके बाद वो लकवे का शिकार हो गया। क्या अमेरिका में भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है? अमेरिका के एक मंदिर पर हमले की खबर आ रही है। उत्तर पश्चिमी अमेरिका के सिएटल के एक मंदिर में ये तोड़फोड़ की गई है। यहाँ लाल रंग के पेंट से दीवार पर गेट आउट लिख दिया गया है। ये मंदिर इस इलाके का सबसे बड़ा मंदिर है। अमेरिका में मंदिर पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार अमेरिका में गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा चुका है। इसके पहले अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय मूल के 28 वर्षीय व्यवसायी अमित पटेल की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार की है और इसके ठीक पहले अल्बामा के एक भारतीय बुजुर्ग की अमेरिका पुलिस कर्मियों ने इतनी पिटाई की कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड भी किया जा चुका है। ऐसे में दोबारा एक और भारतीय पर हमला, भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल उठा गया। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ एक के बाद एक हो रही घटनाओं से ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि क्या अमेरिका में भारतीय सुरक्षित नहीं है और उन्हें जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने धार्मिक सद्भावना का पाठ पढ़ाया था। दिल्ली में चर्च पर हुए हमलों के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया था, लेकिन ऐसे में अब जबकि भारतीय समुदाय पर लगातार अमेरिका में हमले हो रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को सोचना जरूर चाहिए। अमेरिका के न्यू जर्सी में फिर से एक बार एक भारतीय पर हमला हुआ है। इस बार गुजरात के रहने वाले अमित पटेल की हत्या उनके ही वाइन शॉप में किसी अनजान हमलावर ने कर दी। मूलतः से गुजरात के नडियाद के उत्तर संडा गांव के रहने वाले 28 साल के अमित पटेल की हत्या रविवार को शाम को 6 बजे कर दी गई। अमित पटेल अपनी वाइन शॉप में जब कार्य कर रहे थे, उसी समय कोई अनजान हमलावर अंदर आए और अमित पटेल कुछ समझ पाए। उनके पहले पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग किया गया, जिसमें 2 गोली लगने के बाद अमित पटेल की अपनी वाइन शॉप में मौत हो गई। अमित पटेल पिछले 15 सालों से न्यू जर्सी में रहते थे अपने पापा के साथ और अमित पटेल की शादी 1 साल पहले हुई थी। लेकिन इस खबर मिलने के बाद अमित पटेल की माता और उनकी पत्नी गुजरात से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर इस घटना की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने अमेरिका विदेश मंत्रालय से बात की और इस घटना पर गंभीर अफसोस जताया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही हफ्ते के अंदर ऐसी दूसरी घटना है। इनसे पहले गुजरात के नडियाद के रहने वाले सुरेश भाई पटेल को संदिग्ध मानकर अमेरिकन पुलिस ने उनको जमीन के तहत पटक दिया था, जिसके बाद सुरेश पटेल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और उनको पैरालिसिस हो गया है। अमित पटेल पिछले 4 सालों से न्यू जर्सी में अपनी वाइन शॉप चलाते थे। परिवार का कहना है कि अमित की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इस घटना की खबर मिलने के बाद अमेरिकन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अमेरिकन पुलिस ने यह भरोसा जताया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अमित पटेल के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक हफ्ते के अंदर दूसरी इस घटना ने पूरे गुजराती समाज को सदमे में डाल दिया है। भर में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक स्वाइन फ्लू से करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी कई मरीज अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है।
पिछले 3 दिनों में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 100 पहुंच गई है और आंकड़ों के मुताबिक 12 फरवरी को स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 485 थी, लेकिन अब स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या करीब 600 हो गई है। देखा जाए तो स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या अब तक राजस्थान में 165, गुजरात में 144 और महाराष्ट्र में 58 पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली और तमिलनाडु में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या तो कम है, लेकिन यहाँ भी पिछले कुछ दिनों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में भारी मात्रा में इजाफा हुआ है। स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौतों से सैलानी दहशत में, राजस्थान आने से डर रहे हैं विदेशी टूरिस्ट। देशी पर्यटकों की संख्या भी घटी। स्वाइन फ्लू से लोगों की जान ही नहीं जा रही, देश का पर्यटन व्यवसाय भी चौपट हो रहा है। लगातार मौतों के बाद राजस्थान समेत फ्लू से प्रभावित राज्यों में देशी और विदेशी सैलानियों की करीब 30% बुकिंग रद्द हो गई। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान और महाराष्ट्र के पर्यटन और एविएशन व्यवसाय को करीब 5,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। जयपुर के पर्यटक स्थलों पर इस बार हर साल जैसी रौनक नहीं है। कई सैलानी मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे हैं तो कुछ दूसरे सैलानियों से दूरी बनाकर रख रहे हैं। अब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर समेत उन स्थानों पर जाने से सैलानी परहेज कर रहे हैं जहाँ स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा है। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौतें जयपुर, अजमेर और जोधपुर में हुई है, जहाँ सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। जाहिर है इससे पर्यटन उद्योग की सांसें भी फूलने लगी है। वर्ष 2002 के हिट एंड रन केस के मामले में अभिनेता सलमान खान की बढ़ सकती है मुसीबत। जी हां, आरटीओ के एक सहायक ने सुनवाई में बताया कि हादसे के वक्त तक सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सोमवार को मामले की सुनवाई में आरटीओ के सहायक निरीक्षण को अदालत में गवाह के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने सत्र न्यायाधीश DW देशपांडे को बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस 2004 में बनवाया था। उन्होंने सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश किए। इसके साथ ही मामले के एक और गवाह ने भी अपना बयान दर्ज करवाया। 1 दशक से ज्यादा समय से कोर्ट में चल रहे इस केस में तब नया मोड़ आ गया था जब सिटी मजिस्ट्रेट ने 17 गवाहों के बयान के बाद इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानकर केस सत्र न्यायालय को सौंप दिया था। गौरतलब है कि 2002 में सलमान खान की कार से कुचलकर फुटपाथ पर सोए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 अन्य लोग घायल हो गए थे और अब दुर्घटना के समय तक सलमान के पास लाइसेंस न होने पर उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है। ट्विटर ने महाशिवरात्रि के दिन हिंदी के हैशटैग का आरंभ कर दिया है और इसी के साथ हिंदी के हैशटैग का ट्रेंड शुरू हो गया है। हर हर महादेव जहां इंडिया में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, वहीं दूसरे नंबर पर महाशिवरात्रि अंग्रेजी में ट्रेंड कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्विटर का प्रयोग इतना बढ़ गया है कि दुनिया में ये तीसरे नंबर पर आ गया है। वर्ष 2014 में ही भारत में ट्विटर का प्रयोग करने वाले 18.1 मिलियन लोग हो गए थे और वर्तमान में तो ये आंकड़ा और आगे जा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के मैच के दिन ही